हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। जैसे कि आपने देखा था पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ाया था सर ने, उसमें ये बताया गया था कि भाई आर्थिक सुधारों की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्या क्या ऐसे कारण थे कि जिनसे आर्थिक सुधार लागू किए गए और उसके बाद नई आर्थिक नीति जो है 1991 में, जुलाई 1991 में लागू की गई। तो ये हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम अगली वीडियो आज की हमारी है लिबरलाइजेशन। क्या है? लिबरलाइजेशन है आज की वीडियो हमारी। तो ये है लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। पहले इसका आसान शब्दों में मीनिंग समझो। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, उदार बनाना, यानी कि नियमों में ढील देना, नियमों को आसान बनाना। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू रेस्ट्रिक्शंस एंड ओपन अप वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यानी कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे इकोनॉमी में, जो बहुत सारे नियम कानून लगा दिए गए थे, प्रतिबंध लगा दिए गए थे, उनको ख़त्म करना, एंड करना उनको, एंड ओपन अप वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था को बहुत सारे क्षेत्रों के लिए खोल देना। यानी कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको मुक्त करने की नीति, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें उनको भी नियम कानूनों में ढील देना। तो यही क्या है हमारा उदारीकरण। उदारीकरण हिंदी में देख सकते हैं, उदारीकरण प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। अच्छा, अब इसमें हम ये देखेंगे कि लिबरलाइजेशन इंक्लूडेड फॉलोइंग रिफॉर्म्स। उदारीकरण में हमारे कौन कौन से सुधार आते हैं। तो पहला हमारा है औद्योगिक क्षेत्र सुधार, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दूसरा हमारा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, वित्तीय क्षेत्र सुधार। तीसरा टैक्स रिफॉर्म्स, कर सुधार। फोर्थ हमारा है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, विदेशी विनिमय सुधार। फिफ्थ हमारा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, व्यापार और निवेश नीति सुधार। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम इसको। पहला हमारा क्या है, उदारीकरण के अंतर्गत जो 5 सुधार किए गए, उनमें पहला पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र सुधार। इसमें क्या था, तो सबसे पहले सुधार क्या हुआ, औद्योगिक लाइसेंस में कमी। यानी कि पहले क्या था, हर उद्योग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अब इसमें क्या था कि कुछ उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना ख़त्म कर दिया गया। तो लाइसेंस किन उद्योगों के लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जैसे सिगरेट, एल्कोहल, हैजर्डस केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज एक्सप्लोसिव, यानी कि जो हानिकारक, जो जोखिम भरे जो रसायन हैं, जोखिम भरे रसायन और औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ड्रग्स के लिए, है ना, और एरोस्पेस, और क्या है, विमान कंपनियों के लिए, इन सब के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बाकी अन्य जो उद्योग हैं उन पर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन पर अन्य जो उद्योग बचे हैं उन पर से लाइसेंस जो है ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या हुआ औद्योगिक क्षेत्र सुधार में, कि सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप को कम कर दिया गया है। यानी कि जो सरकार का रोल है वो कम कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या कितनी कर दी गई, 17 से हटाकर 3 दी गई है। यानी कि जो सरकार का जो नियंत्रण होगा, वो सरकार के जो अंडर में 3 उद्योग आएंगे, यानी कि जिन पर सरकार का नियंत्रण होगा। कौन कौन सा, प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन, यानी कि डिफेंस, परमाणु और ट्रेन। ठीक है। और क्या हुआ, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो लघु उद्योग द्वारा उत्पादित, जो छोटे छोटे उद्योग हैं हमारे, जो लघु उद्योग जो उत्पादित करते हैं वस्तुएं, वो भी किसकी श्रेणी में आ गई हैं, अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं। अनेक उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है। ठीक है। उसके बाद जो उदारीकरण में आते हैं हमारे, दूसरा सुधार आता है वित्तीय क्षेत्र सुधार। वित्तीय क्षेत्र सुधार, तो इसमें क्या हुआ, वित्तीय क्षेत्र में सुधार में क्या हुआ, पहला क्या है, रिजर्व बैंक की भूमिका में परिवर्तन। रिजर्व बैंक की भूमिका, तो सबसे पहले देखो कि वित्तीय क्षेत्र में आता क्या क्या है। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत जैसे व्यापारिक बैंक आते हैं हमारे, ठीक है, निवेश बैंक आते हैं, स्टॉक विनिमय आता है, विदेशी विनिमय बाजार आते हैं। ठीक है। और भारत में वित्तीय क्षेत्र को कंट्रोल कौन करता है, RBI करता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या सुधार हुए, पहला हुआ हमारा रिजर्व बैंक की भूमिका में परिवर्तन। रिजर्व बैंक की इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर इसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वित्तीय क्षेत्र है, अब वो उसको बहुत सारे मामलों में अपने आप निर्णय लेने की छूट मिल गई है। हर निर्णय लेने के लिए उसको RBI से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
आरबीआई की जो भूमिका है अब वो नियामक से यानी कि कंट्रोलर से किसकी हो गई है, सुविधा प्रदायक की भूमिका हो गई है। ठीक है। दूसरा क्या है कि सुधार नीतियों ने ही भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भारत में स्थापित होने का अवसर दिया। यानी कि जब 1991 में जब सुधार हुए तभी हमारे यहाँ भारत में जो प्राइवेट बैंक है उनकी स्थापना हुई और विदेशी निजी बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचएसबीसी, ठीक है, ऐसे जो है विदेशी बैंकों की स्थापना हुई। तीसरा सुधार क्या हुआ, बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा को 50% के करीब कर दिया। यानी कि जो बैंकों में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी निवेश है, जो विदेशी हमारे निवेश कर सकते हैं बैंकों में, उसकी सीमा को कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया। ठीक है। अब इसमें लेकिन ये है, हालांकि बैंकों में जो निवेश की जो भागीदारी 50% हो गई है, लेकिन कुछ जो पहलू हैं वो आरबीआई ने भी अपने पास ही रखे हैं। ठीक है, जिससे हमारे राष्ट्र की और जो हमारे अकाउंट होल्डर हैं उनकी रक्षा की जा सके। फोर्थ हमारा क्या हुआ, विदेशी निवेश संस्थाओं, ये जो हमारे एफआईआई हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, विदेशी निवेश संस्थाएं, और जो व्यापारिक बैंक म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। अगला हमारा क्या हुआ इम्पोर्टेंट सुधार, हमारा टैक्स रिफॉर्म्स हुए, यानी कि कर व्यवस्था में सुधार। ठीक है, कर व्यवस्था में सुधार का मतलब क्या है, सरकार की कराधान नीति यानी कि कर प्रणाली, कर यानी कि टैक्स आप जो है टैक्स के बारे में पढ़ चुके हैं पहले, गवर्नमेंट बजट में आप टैक्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कर का संबंध किससे है, सरकार की कर लगाने की नीति और सार्वजनिक व्यय नीति से है, यानी कि सरकार किस प्रकार खर्चा करती है। तो कर हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये आप उस चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या सुधार हुआ, पहला क्या हुआ कि 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए कर, यानी कि जो इनकम टैक्स पर कर लगता है, हमारी जो आय पर कर लगता है, और निगम कर यानी कि जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें कमी की गई है। ठीक है, जो पहले बहुत अधिक थी, यानी कि पहले टैक्स ज़्यादा लगाया जाता था, जो कर की दर थी पहले बहुत ज़्यादा थी, अब 1991 के बाद इनमें कर की दर कम रखी गई है। इसके पीछे मुख्य धारणा क्या थी कि करों की ऊंची दर के कारण ही कर चोरी होता है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ कर। जितनी कर की दर ज़्यादा रखी जाएगी उतना ही लोग टैक्स से बचेंगे। ठीक है, टैक्स की चोरी करेंगे। तो सबसे पहला सुधार क्या हुआ टैक्स में कि टैक्स की जो स्लैब है वो कम कर दी गई है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सुधार हुआ वो क्या हुआ कि संसद ने, पहले बहुत सारे कर लगाए जाते थे, जो अप्रत्यक्ष कर थे बहुत सारे कर लगाए जाते थे, इसमें अप्रत्यक्ष कर बहुत सारे कर शामिल थे। अब इन्होंने क्या किया कि जीएसटी पारित कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 में पारित कर दिया। ये कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसमें बहुत सारे टैक्स को एक ही कर दिया गया है। ठीक है, जिससे कि प्रक्रिया जो है सरल हो जाए। ऐसा किस लिए किया गया है, जिससे कि लोग कर की चोरी ना करें, है ना, और एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का निर्माण हो, एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का निर्माण हो। और इसमें अनेक प्रक्रियाओं को और भी सरल बनाया गया है, जिससे यानी कि अपना जो है टैक्स, लोग अपना टैक्स फाइल कर सकें। पहले टैक्स फाइल करना बहुत मुश्किल होता था, आज जो है इतनी प्रक्रिया सरल हो गई है कि आज कोई भी अपना टैक्स फाइल आराम से कर सकता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी विनिमय सुधार, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इसमें क्या हुआ, पहला रुपए का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपए, अवमूल्यन से अभिप्राय क्या है, सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की अपेक्षा घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी है ना, यानी कि अपनी मुद्रा का जो है सरकार जानबूझकर क्या करती है, मुद्रा में कमी करती है, अपनी मुद्रा का मूल्य में गिराते हैं जानबूझकर। अवमूल्यन यही है। विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के लिए रुपए का अवमूल्यन किया गया। ठीक है, तो जब हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा तो विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा, तो जिससे हमारे यहाँ पर क्या होंगे, हमारे यहाँ से निर्यात बढ़ेंगे हमारे यहाँ से। ठीक है, दूसरा क्या है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। अब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, सरकार का नियंत्रण नहीं है उस पर, विदेशी विनिमय दर के निर्धारण पर। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होगा, बाजार में मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों के आधार पर। लास्ट हमारा क्या है, व्यापार और निवेश नीति सुधार। पहला हमारा इसमें क्या हुआ, आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति। नई आर्थिक नीति में जो आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध लगाए गए थे वो बहुत कम कर दिए गए।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं, जैसे पहले हमारा जो उपभोक्ता वस्तुएं थी, कृषि उत्पाद था, उनके आयात पर प्रतिबंध लगाए जाते थे, वो अप्रैल 2001 से पूरी तरह से हटा लिए गए। दूसरा है हमारा प्रशुल्क दरों में कमी। प्रशुल्क दरों में भी कमी की गई। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की प्रतियोगी स्थिति को बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क को हटा दिया गया, है ना। और विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुओं की स्थिति को सुधारने के लिए आयात शुल्क में कमी की गई। तो प्रशुल्क दरों में कमी का क्या मतलब है कि निर्यात शुल्क को हटा दिया गया और आयात शुल्क में कमी कर दी गई। थर्ड हमारा क्या है, हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादन को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जैसे जो सरकार को लगता था जो खतरनाक और पर्यावरण की दृष्टि से जो खतरनाक हैं, उन पर उनके अलावा अन्य उद्योगों से लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। इससे घरेलू उद्योगों को बेहतर कीमत पर कच्चा माल आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उनकी कुशलता को बढ़ाया और उन्हें अधिक प्रतियोगी बना दिया। ठीक है। इसमें मैं क्लास में एक पॉइंट और समझा रही हूँ, मुद्रा का अवमूल्यन। शायद आपको कम समझ में आया हो, मुद्रा का मूल्यन किसे कहते हैं। अवमूल्यन से तात्पर्य क्या है कि सरकार द्वारा घरेलू करेंसी का मूल्य गिराना। यानी कि जब सरकार द्वारा अपनी घरेलू करेंसी का मूल्य विदेशी करेंसी के रूप में जानबूझकर गिराया जाता है, तो इसे घरेलू करेंसी का अवमूल्यन कहते हैं। एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए भारत सरकार $1 की कीमत 60 से 62 कर दे। यानी कि पहले $1 की कीमत क्या थी, 60 रुपये, अब कितनी होगी, 62 रुपये। तो ये हमारे लिए महंगा हो गया ना वैसे तो ऐसा सरकार किस लिए करेगी, जब देश में व्यापार घाटा होगा। व्यापार घाटा मैंने आपको जैसे वर्कशीट दी थी, उसमें व्यापार घाटा पड़ा था। व्यापार घाटा कब होता है, यानी कि जब हमें निर्यात कम होते हैं, आयात ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो जब घरेलू करेंसी का सरकार अवमूल्यन कर देगी, तो जो हमारे देश का माल है ना, वो उनके लिए सस्ता हो जाएगा, है ना। तो उसके कारण हमारे जो निर्यात है उनकी मांग बढ़ जाएगी, उनके लिए हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। और विदेशी माल महंगा होने से हमारा आयात कम हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ जो 60 रुपये की मिल रही थी वो हमें 62 में मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम आयात कम करेंगे, है ना। और उनके लिए हमारी मुद्रा सस्ती हो गई, वो हमारे यहाँ से $1 में 62 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है। तो उनके लिए हमारा निर्यात सस्ता हो गया और हमारे लिए उनका आयात महंगा हो गया। तो ऐसा किस लिए करेंगे हम, कि हमारा जो व्यापार घाटा है वो कम हो जाए। ठीक है। चलिए, अब अपने नोट्स बना लेना, और जो मैंने आपको वर्कशीट भेजी है उसको कंप्लीट कर लेना। वर्कशीट आज की जो क्लास थी उसके बेस पर है, और अपने नोट्स सारे कंप्लीट कर लेना। ठीक है। चलिए, ठीक है। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना।